हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस। थोड़ा सा देखता हूँ, शायद कुछ कन्फ्यूज़न था कल वाले टॉपिक के अंदर। मल्टी डायमेंशनल को लेके समझ में नहीं आया था कि अर्थ इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। देखो, जिस तरीके से हम देखते हैं या बात करते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि मोस्टली डायमेंशन होता है क्या है। फर्स्ट डायमेंशन आपको पता है, मोस्टली हम लेते हैं लेंथ को, फिर सेकंड हमारे लिए विड्थ हो जाती है, थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं तो हाइट है, और फोर्थ डायमेंशन में हम टाइम लेते हैं, है ना। ये एक मैथमेटिकली अगर उसको शायद देखें, जितना थोड़ा बहुत मेरे को आता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर अर्थ को हम देखें, देखो पहले अर्थ को फ्लैट समझा जाता था। आज हम देखते हैं दूर तक हमारी नज़र जाती है, हमें फ्लैट नज़र आती है, बिल्कुल प्लेन। हम क्यों इसको राउंड समझ रहे हैं? आपने देखा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अर्थ एक स्फेयर है, अर्थ एक राउंड है, एक गोल है, ठीक है। तो इसका ये हमें जो बताया है ये अलग अलग है, अलग टाइम में हर समय हमने अलग मतलब इसके लिए हैं। एक्चुअल लाइफ के अंदर, अर्थ के अंदर हम बहुत से उतार चढ़ाव देखते हैं। कहीं अप्स हैं, कहीं डाउन हैं, कहीं पे माउंटेन हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे इसके अंदर जो है ग्रीनरी है, जंगल है। इंटरनल साइड की हम बात करेंगे अभी, तो ये अंदर से आग का गोला है, ऊपर इसमें एनवायरनमेंट है, इसमें पानी भरा हुआ है खूब सारा। अर्थ की जो सरफेस की बात करेंगे वो बड़ी बहुत पतली सी लेयर है, अगर हम पूरी अर्थ को देख के चलें तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब हम इन सब चीज़ों को मिला के देखते हैं तो अर्थ जो है वो सिंगल डायमेंशन में तो नज़र आती नहीं है कहीं पे भी, यानी कि सिंगल नहीं है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना उसको देख सकते हैं हम। इसको 2D 3D, हम इससे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर अर्थ को हमने समझना है तो इसको मल्टी डायमेंशनल के रूप में इसको देखना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें सभी साइंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए हमें अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं नेचर साइंसेस के, उनके साथ साथ जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स हैं उनको भी देखना होगा, क्योंकि उनके इफ़ेक्ट भी पड़ रहे हैं। टाइम को भी हमें एक फोर्थ डायमेंशन के रूप में इसके साथ लेके चलना होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग भी अर्थ चेंज होती रही है, हमेशा बदलती रही है। तो इन सब साइंसेस को, इन सब सोशल साइंसेस को, इन नेचुरल साइंसेस को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाके कहीं हम अर्थ समझ पाते हैं। इसलिए छोटा सा टॉपिक नहीं, डायमेंशनल के ऊपर बहुत बड़ा काफ़ी टॉपिक लिखे जा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी साइंसेस हैं, जो चीज़ें मिल के आई है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे सोशल साइंसेज हो, ये मिल के हमें अर्थ को एक मल्टी डायमेंशनल रूप उसको प्रोवाइड कराती है। जो 2D 3D 4D आप इनसे आगे निकल जाते हो, तब जाके आपको समझ में आता है कि अर्थ है क्या। इसके लिए अपनी इमेजिनेशन हमको बढ़ानी पड़ती है, पूरा सोचना पड़ता है कि अर्थ कितना बड़ा ग्लोब आपने देखा है तो अर्थ कितना बड़ा होगा, उसका एक छोटा रूप ग्लोब के रूप में हम देखते हैं, लेकिन अर्थ कितनी हमसे बहुत बड़ी है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिस सरफेस के ऊपर हम सॉलिड मान के रह रहे हैं कि ये बहुत सॉलिड है, वो लगेगा जैसे कि बिल्कुल पापड़ की तरह से पतली है, एक पेपर की तरह से है, जो बहुत बड़े उबलते हुए उस वाटर के ऊपर कहीं रखा हुआ है। उबलती हुई चीज़ लावा के ऊपर उसने उसको रखा हुआ है, आपने उस पेपर को, उस कपड़े को, उस पापड़ को, जो वो उसकी जस्ट लेयर है। जैसे दूध के ऊपर एक मलाई है, उस टाइप की सरफेस है हमारी, और 2 मिनट के अंदर हम देखेंगे वो ख़त्म हो सकती है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा अर्थ अगर ख़त्म करना चाहे तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा कि ये कितना गहराई है यहाँ पे। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। दोनों तरीके के एनवायरनमेंट है हमारे पास जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो और फिज़िकल एनवायरनमेंट, इनमें वेरिएशन नज़र आता है। कहीं पे भी एक जैसी सरफेस नहीं है, और जैसी सरफेस, जैसा क्लाइमेट, जैसी जगह है, वैसे वहाँ का कल्चरल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी आर डिसिमिलर। बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें, ऐसी बात, ऐसे प्रभाव हमें नज़र आते हैं जो एक जैसे होते हैं सब जगह, और कई जगह वो अलग अलग भी हो सकते हैं। पर
लॉजिकली हमें क्या करना है, इसको देखना है एक एरियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से एरिया के अंदर क्या डिफरेंस आते हैं और ये डिफरेंस आने के रीज़न क्या हैं। माउंटेनस एरिया के अंदर मोस्टली पीपल आपको एक जैसे आएंगे, नज़र आएंगे, एक जैसा पहनावा उनको, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस होगा, फिर भी उनके अंदर क्लॉथिंग में, उनके शेल्टरिंग में अंदर, उनके मकान के अंदर आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। तो उसका पर्टिकुलर कहीं रीज़न होगा, तो वो रीज़न खोजना है हमें। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी वाज ए परसीव, क्या करना है? टू स्टडी ऑल दोज फिनोमेना विच वेरी ओवर द स्पेस, जो बिखरे हुए हैं, जो अलग अलग जगह पे नज़र आ रहे हैं आपको, उन सबको जोड़ के आपको देखना है कि ये कल्चर यहाँ पे क्यों है, ये ह्यूमन बीइंग यहाँ पे इस तरह से क्यों रह रहा है, ये पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ये पर्टिकुलर फूड क्यों खा रहा है। आप कोस्टल एरिया में जाएंगे, मोस्टली आपको सी फूड खाने वाले लोग मिल जाएंगे। हम लोग सी फूड नहीं खा पाएंगे अगर हम दूर रहते हैं तो। अगर हम कोस्टल एरिया में रहते हैं तो माउंटेनस एरिया में रहने वाले अलग फूड खा रहे होंगे। तो डिपेंड करेगा कि नेचर किस तरह से उनको प्रभावित करती है, कैसे उसको रखती है। तो एरिया वाइज उसके अकॉर्डिंग जो नेचर उनको प्रोवाइड करा रही है, क्या चीज़ वो लेते हैं उसके ऊपर। तो ज्योग्राफर्स जो है डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस, खाली हमें ये नहीं देखना कि ये वेरिएशन क्यों है, ये भिन्नताएँ हैं क्यों, ये विभेद है क्यों, ये डिफरेंसेस हैं क्यों, जबकि उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो फैक्टर्स हैं उसके, जो कारण हैं उसके, वो उन वेरिएशन को पैदा कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे है, ये साथ में हमें स्टडी करनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न हमने देखा, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हुए आए हो। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी हैं, ये डिफरेंट जगह पे अलग अलग रीजन में अलग अलग हैं। तो इन डिफरेंट रीजन के क्रॉपिंग पैटर्न क्यों डिफरेंट हुए, अब इसको खोजना है। जब इसको खोजने जाएंगे, इसको देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वहाँ की सॉइल अलग हो सकती है, वहाँ का क्लाइमेट अलग हो सकता है, डिमांड इन द मार्केट अलग हो सकती है, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर जो उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका ज्ञान है, उसका नॉलेज है, वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, उनकी क्रॉपिंग पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खेती की जा रही होगी। इसी तरीके से कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। एक घटना जो घटित हो रही है एक सिचुएशन में, उसी तरह के एनवायरनमेंट में कोई व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, कोई जानवर किस तरह से व्यवहार कर रहा है, कोई स्पीसीज किस तरह से व्यवहार कर रही है, उसको देखना है। क्या वो दूसरी जगह उसी तरीके से काम कर रही है? ये सारी चीज़ें हमने ज्योग्राफर को देखने की बातें होती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी इतना नहीं देखना, पर हमें ऐसा इसको समझना है, ये आप दिमाग में रखें। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पता नहीं क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। द ज्योग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन अ फ्रेम ऑफ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पहले देखेंगे कि ये यहाँ पे है, हाँ जी है, ठीक है, ये मकान ऐसा बना हुआ है, ये लोग ऐसे खाना खाते हैं, ये लोग ऐसा पहनते हैं, इनका कल्चर ये है, ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग देख लिया। इस एनवायरनमेंट में ये पेड़ पौधे हैं, इस एनवायरनमेंट में ये जगह पे है, यहाँ पे ये गर्म है, हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, कुछ जैसा एनवायरनमेंट है वो देखा। उस एनवायरनमेंट में ये पेड़ पौधे जानवर यहाँ पे रहते हैं, ये हमें पता लगा, और इसी तरह का उनको आपस में रिलेशनशिप उनकी इस्टेब्लिश करनी है, उनको देखना है उनको। ठीक है, तो उनको इंटरप्रिटेशन करना है, उनको देखना है, प्लस उसके साथ में क्या इसी तरीके का फ्यूचर भी है वो भी देखना है। देन ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल ये क्यों बना ये भी देखना है। माउंटेन फिजिकल में क्या आएगा, जैसे माउंटेन बना तो फोल्ड माउंटेन क्यों बना यहाँ पे, क्या फोल्ड माउंटेन जब जहाँ ऐसी कंडीशन होती है कि दो प्लेट्स आपस में टकराए या कुछ बात हो तो फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन बनते हैं, कहाँ फॉल्ट बनेंगे कहाँ फोल्ड बनेंगे, ये चीज़ समझनी है उसके अंदर, है ना। या रिवर जैसे आई तो कहाँ कहाँ डिपोजिशन करती, रिवर डेल्टा कैसे डेवलप करती, कब डेल्टा डेवलप करेगी कब नहीं करेगी, मेंडरिंग जो रिवर कर रही है वो कैसे कर रही है, ये फिजिकल मतलब फिजिकल जो एनवायरनमेंट बने हैं हमारे सामने वो उसको देखने हैं। ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है, बारिश वाले एरिया में कैसे रिएक्ट करता है, स्नो वाले एरिया में कैसे रिएक्ट करता है, डेजर्ट में कैसे रहता है, उसमें डेजर्ट में क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, वो सारी चीज़ें हमने तो इन चीज़ों को देखना है। अब एक चीज़ और कि ये दोनों ही, चाहे अर्थ हो दैट मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ये दोनों ही डायनेमिक है, दैट मीन्स ये रुकते नहीं हैं।
ह्यूमन बीइंग हमेशा काम करता रहता है, कुछ ना कुछ काम करेगा ही करेगा, ठीक है। और अर्थ भी डेली चलती रहती है, उसमें डेली चेंजेस होते रहते हैं, कोई ऐसा चेंज नहीं है जब यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह रहा है चेंज ओवर ए टाइम अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक वर्ड आपको कई बार आएगा, नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही चैप्टर एक आने वाला है आपका फर्स्ट चैप्टर, एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। लगातार बदलने वाली अर्थ और बिना थके बिना रुके लगातार काम करने वाला ह्यूमन, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अर्थ चेंज होती है, ह्यूमन अपना रहने का तरीका बदल देता है, ह्यूमन तरीका बदलता है, उसका इफेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ता है। नेचर फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, नेचर को कंट्रोल करने का ह्यूमन कोशिश करता है। ये दोनों आपस में काम करते रहते हैं, दोनों डायनामिक हैं, ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी जो था या प्रिमिटिव ह्यूमन वो था, वो डायरेक्टली अर्थ नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था, जैसे नेचर कहती वैसा काम करता। नीचे गर्मियाँ होती, प्लेन एरिया के अंदर गर्मी पड़ती, वो पहाड़ों में चला जाता था ठंड ढूंढते हुए, घास ढूंढते हुए, अपने जानवरों को घास खिलाने के लिए। वहाँ ठंड पड़ती, नीचे आ जाता था वापस एरिया के अंदर, जहाँ वापस प्लेन एरिया में मिल जाता था उसको। तो इस तरीके से वो नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर उसको गवर्न करती थी और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे नेचर के साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़ता गया, जैसे जैसे हम काम करते गए, तो ह्यूमन क्या हुआ, एक इंटीग्रल पार्ट हो गया किसका, नेचर का। अर्थ के ऊपर ह्यूमन वहाँ पे हमेशा रहता है और नेचर हैज़ ए इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। और नेचर के ऊपर आज अगर हम, जैसे हमको पता है कि अर्थ राउंड में है, कहाँ से देखा, स्पेस से देखा हमें पता लग गया। पहले तो इमेजिनेशन की थी, आज हमें पता लग गया भी अर्थ गोल है, तो स्पेस से हम देखते भी हैं। तो स्पेस से हमने बहुत सी फोटोग्राफ भी देखी, आप दिन का देखिए, रात का देखिए, तो रात को अब इतनी अंधेरी रात थोड़ी होती है। अगर स्पेस से देखें तो हमें अलग अलग कंट्रीज चमकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पूरी सिटीज़ होती है, लाइट्स होती हैं, रोड्स पे लाइट्स होती हैं। वो स्पेस से देखते हैं तो हल्के छोटे 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 तारे से छोटे छोटे बल्ब जलते हुए नज़र आते हैं हमें अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्प्रिंट्स हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है। चाइना की वॉल जो है आपको चांद से भी नज़र आती है, हम जानते हैं इसको, इतनी बड़ी है। तो ये क्या है, ये इम्प्रिंट्स हैं ह्यूमन बीइंग के अर्थ नेचर के ऊपर। तो नेचर और ह्यूमन एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। नेचर इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इट्स इम्प्रिंट कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड। जब नेचर चेंज होती है तो हमारा फूड चेंज हो जाता है, क्लोथिंग चेंज हो जाता है, शेल्टर चेंज हो जाता है, ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ह्यूमन बीइंग हैव कम टू टर्म विद द नेचर थ्रू द एडेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। अब ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन होता है किसके थ्रू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। जितनी टेक्नोलॉजी हम जानते हैं उतनी ही हम उसको चेंज कर पाएंगे। जैसे ऑलरेडी नो द प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ पास द स्टेज ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज़, वो वाले स्टेज हम पास कर चुके हैं। हम डिपेंडेंट नहीं रहते इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर जो पहले रहती थी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। आज की सोसाइटी अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। गर्मियों में हमने एसी लगा लिए, गर्मियों में हमने कूलर लगा लिए, सर्दियों में हमने हीटर लगा लिए। तो हमारे पास सारा एनवायरनमेंट में रहने की जगह है। बर्फ़ पर चलने के लिए हम टायरों पे चेन लगा लेते हैं। इवन हमने एरोप्लेन बना लिए जो हम ट्रैवल फास्ट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने चेंज कर दी, किसके थ्रू, इन्वेंशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। जितना नेचर को हम समझा, जब हमने एयर को समझा, उसके फ्रिक्शन को समझा, तो हमने एयर डायनामिक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दी और फास्ट से फास्ट प्लेन बन गए हमारे पास। फायर को समझा तो हमने आग लगाना शुरू कर दिया, आग जलाना शुरू कर दिया। आग से बहुत सारी चीज़ें, स्टीम इंजन बना दिया, बाफ को वो उसको पता लगा तो उसकी प्रेशर कर लिया। एयर प्रेशर से टायरों के अंदर हवा डाल दी, हमने सस्पेंशन बनाने स्टार्ट कर दी। मतलब कितनी लाइफ को ईजी कर दिया, आप सोच सकते हैं। ये सब कैसा हुआ, नेचर से। आज एसी बने, एसी में बिना पानी के ठंडा कर, अरे भाई कैसे कर रहा है, कोई गैस है, उसके नेचर पता लगा कि ये ठंडा करती है तो उस गैस को डालना स्टार्ट कर दिया हमने, उसकी ठंडक को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो जितना नेचर को हम समझते गए, डीएनए की खोज की, चीज़ें खोज करी हमने, तो हम ये बीमारियों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। कुछ उल्टा सीधा हम बीमारी हो सकता है बना भी दें, तो ये बायोलॉजिकल वॉर आजकल चलना स्टार्ट हो गई। तो कुछ तरीक़ों से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग वर एबल टू लूजन द शैकल्स ऑफ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट।
अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गुत्थियाँ उलझी हुई थी उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेड़ियाँ लगी हुई है, जो शक्ल्स बनी हुई है, जो गुत्थियाँ हैं, उलझन जो है, जो पजल्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमने क्लोन बनाना सीख लिया, ठीक है। एक जीते जागते एक एनिमल का हम क्लोन बना सकते हैं, उसको क्लोनिंग कर सकते हैं उसकी। तो बहुत सी चीज़ें, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बीमारियां हटा सकते हैं, नई बीमारियां भी पैदा कर रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। तो जितना एनवायरनमेंट को जान रहे हैं उतना ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है हमारी हार्शनेस को कम करने में। लेबर आजकल कहाँ लेबर करते हैं लोग, मशीनें आ गई, पत्थर तोड़ना हो या कोई गड्ढा खोदना हो या कोई ड्रिल करनी हो, तो हर जगह हमारे पास मशीन है। ये एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रही है, हमारे काम करने के तरीके को इम्प्रूव कर रही है। हालांकि वैसा कहा जाए तो हमें आलसी कर रही है, लेकिन हम फास्ट काम कर रहे हैं, काम का तरीका फास्ट हो गया हमारा। हम फिज़िकल जो लेबर ज़्यादा लगती थी वो कम लग रही है, फिज़िकल फोर्स कम लग रहा है। तो इस तरह से प्रोडक्शन और चीज़ें और सब कुछ बढ़ रही है। द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन वेरी सक्सेंटली डिस्क्राइब्ड बाय अ पोएट। इसको एक संक्षिप्त रूप में अंदर हम कह सकते हैं, एक पोएट ने डिस्क्राइब किया कि आपने जैसे ईश्वर को कहा, मान लीजिए, या नेचर को आप गॉड मान लीजिए, तो उसको कहा गया कि यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप, यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प। तुमने अंधेरा किया तो मैंने लैम्प लगा लिया, तुमने सॉइल दी, मैंने कप बना दिया, तुमने कुछ और चीज़ बनाई तो हमने वाइल्डनेस दी, तुमने जंगल बनाए, हार्शनेस बनाई, हमने डेजर्ट बनाए, हमने उनको फ्लावर बेड गार्डन उसमें कन्वर्ट कर दिया, एग्रीकल्चर कर लिया हमने उसके ऊपर। तो जैसा आपने किया दैट मीन्स हम भी कुछ ना कुछ क्रिएशन कर रहे हैं। एक पोएट ने उसको सिंपल शब्दों के अंदर समझाने की कोशिश करी है हमें। With the help of technology, human being moved from the stage of necessity to stage of freedom. Stage of necessity किसको कहा गया है यहाँ पे? Stage of necessity कहा गया है जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, आवश्यकता के ऊपर वो डिपेंड थी। जैसी उसको आवश्यकता होती थी, नेचर से मिलता था, उतनी वो पूरी कर लेता, जहाँ ज़रूरत होती वहाँ वो चला जाता था। तो दैट इज़ स्टेज ऑफ नेसेसिटी, यानी कि नेचर गवर्न करती थी, ह्यूमन बींग उसको गवर्न होता था। एंड यहाँ पे स्टेज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने नेचर को कंट्रोल किया है। बाहर गर्मी है 50 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन आप अंदर 20-22-23 डिग्री के टेम्परेचर में इजीली बैठे हुए हैं। आपने एसी लगा रखा है, आपने कार में एसी लगा लिया, घर में एसी लगा लिया, सब जगह इजीली बैठे हुए हैं आप। आपको बर्फ़ चाहिए, आइस चाहिए, आपके फ्रिज में ठंडा पानी आपको मिल रहा है। आप किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं पे भी रहें, आपको ट्रॉपिकल फ्रूट्स मिल जाएंगे, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ से आपको ठंडे इलाके वाली कोई चीज़ चाहिए वो आ जाएगी, कोल्ड एरिया के अंदर आपको हॉट एरिया वाली कोई चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये सब हमने क्या किया है अपने स्टेज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने नेचर को कंट्रोल किया। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड कोलैबोरेशन विद नेचर। नई नई संभावनाओं को जन्म दिया हमने, नई नई चीज़ों को जन्म दिया हमने, नई नई डिस्कवरी की हमने। तो ये सब चीज़ें नेचर को कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड न्यूट्रलाइज ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स नेचर ह्यूमन के अकॉर्डिंग, और जो पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी था वो न्यूट्रलाइज ह्यूमन बीइंग था, यानी नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन काम करता था। वहाँ से लेके हम ह्यूमनाइज्ड नेचर तक पहुँच गए, और यही इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है ह्यूमन और नेचर के बीच में। द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं, वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं बिना वहाँ पे जाए हुए। ये भी संभव हो पाया है नेचर को जानने से ही, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारा कम लग रहा है। तो लिंक, रूट्स, नोड्स, ये सब कुछ हमने बनाए, ये सारे कुछ चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देन इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन की बात करें हम थोड़ा सा, ये फिजिकल की बात थी, तो हमने ज्योग्राफी स्टडी की है स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन करके और स्पैटल इंटीग्रेशन करके, यानी कि एक एरिया वाइज, स्पैटल का यहाँ पे मतलब है क्षेत्र या एरिया या रीजन जिसको हम कह सकते हैं।
तो रीज़न के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे, रीज़न के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये आपस में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कल हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे एरिया आपस में स्पैटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे हम किसी एरिया को जोड़ते हैं। फिर स्पैटल इंटीग्रेशन करने का मतलब है यहाँ पे कि कैसे किसी एरिया को आपस में क्या रिलेशन है, कैसे उसको स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक रीज़न वाइज हम इसको स्टडी कर सकते हैं, एक एरिया के अकॉर्डिंग इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चंस और ये देखते हैं किस तरह से काम करता है। थैंक यू।